Right, so we are starting with our first session of Islamic studies today. Sorry about yesterday, uh, क्योंकि हमारा country study tour इस वक्त चल रहा है, so we are on the move, we are traveling, or we are not at the academy, we are staying at a hotel at some place, so जिसकी वजह से मैं कल आप लोगों की ज्वाइन नहीं कर सकता. So as compensation for yesterday, we are having our first session today. इस्लामिक स्टडीज. सबसे पहले तो इसके बारे में बता दूं मैं कि जो सीएसएस की इस्लामिक स्टडीज हैं, ये देखें, उससे ज्यादा ये बिल्कुल जिस तरह आपने ट्रेडिशनल इस्लामिक स्टडीज पढ़ी है, ये उस तरह नहीं होती. ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे. और इसमें आपको ज्यादा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी आपको थोड़ा बताना है कि इस्लाम की क्या वो इस्लाम की ऐसी क्या चीज है जो कि आपको स्टेट क्राफ्ट या गवर्नेंस में मदद दे सकती है. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामियात? ये क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है पेपर में. पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्यों इस्लामियात पढ़ रहे हैं सीएसएस में? आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस्लामियात सीएसएस के लिए? मॉरली करेक्ट रहने के लिए. तो दरस निज़ामी का कोर्स कर लें फिर. तो कुरान पढ़ लें, अगर इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, मुसलमान हैं. चलें, आसान जबान में आप लोग इसलिए पढ़ रहे हैं इस्लामिक स्टडीज. नहीं, देखें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. क्योंकि हमने सीएसएस पास करना है, सीधी सी बात है, और तो कोई नहीं है वजह. ये बेसिक कोड ऑफ लाइफ, ये कवर्स ऑल डायमेंशंस ऑफ द कंट्री आइडियोलॉजी और ये सब कुछ, ये सब करना होता तो फिर जाके एमए इस्लामिक स्टडीज कर लें. फिर इधर सीएसएस में क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? एंड आई एम सीरियस, दिस इज द रीजन. और अक्सर जो है ना, इस चीज ये चीज हमारी पर्सपेक्टिव के सामने नहीं रहती है, विच इज व्हाई दिस इज द थर्ड सब्जेक्ट आफ्टर एसे एंड प्रेसी जिसमें सबसे ज्यादा लोग रुकते हैं. सो नॉट जस्ट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, पास भी तो करना है ना सीएसएस. अगर इसमें 39 नंबर आ गए तो फिर तो नहीं होता. इसीलिए अब एक चीज याद रखिएगा, इस्लामिक स्टडीज ये वाला इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा डिफरेंट होगा उससे जो आपने ट्रेडिशनली पढ़ी है. सो ये बाकी आपकी सारी चीजें हैं. सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी, आप पर फर्ज है, तो आप ये फर्ज पूरा कर रहे हैं. यू नीड टू नो योर बिलीव्स एंड द सोसाइटी यू लिव इन. कल को आप लोग जब ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनेंगे और यहाँ पर कोई मजहबी त्यौहार या कोई मजहबी सेरेमनी या इवन कॉन्फ्लिक्ट भी इमर्ज होगा, प्रायर नॉलेज ना होने की वजह से आपके डिसीजंस पर काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है. ज्यादातर स्टूडेंट्स ज्यादातर स्टूडेंट्स काफी सारे फेल करते हैं इस्लामियात. और वो इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह पढ़ रहे होते हैं जैसे उन्होंने इंटर में और ग्रेजुएशन में पढ़ी थी. इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर रैंकिंग, बिलीव मी. अगर आप इसको सही डायरेक्शन में, जो आपसे सीएसएस डिमांड करता है, उसमें ले जाए ना,
आपका स्कोर, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी कर सकता है ये सब्जेक्ट। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन अदर सब्जेक्ट्स, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, या वो आपका इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर हो। हाँ, इस्लामियात आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। 5 वक्त की नमाजें 1400 साल पहले भी थीं जो कि आज हैं। तमाम अरकान वैसे ही हैं जो 1400 साल से हैं। पास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसकी एप्लीकेशन इन 21st सेंचुरी कैसे हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि वही रटी रटाई चीजें जो कि हजारों साल से हम सुन रहे हैं, उसी को 21st सेंचुरी पर अप्लाई करेंगे तो उस तरह तो नहीं होगा फिर ये। You need to understand the problems of 21st century in order to be able to apply Islamic teachings in 21st century. Islamic issues हमेशा इंटरव्यू में डिस्कस होते हैं। सो बेहतर है अगर इसकी प्रायर नॉलेज हो। रिमेंबर, आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपका जब भी क्लियर होगा रिटन एग्जाम, आपके इंटरव्यू में लाजमी डिस्कस होंगे वो। जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन, एक तो रेलेवेंट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग आंसर। यू शुड हैव अ गुड प्रेजेंटेशन। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अक्सर इसकी वजह से मारे जाते हैं एस्पिरेंट्स। दे गेट कैरिड अवे, ख्याल नहीं रखते वक्त का। देखें, फॉर योर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। लेट मी जस्ट डिस्कस द सब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू टाइम फॉर योर क्वेश्चंस, तब पूछ लीजिएगा मुझसे। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, वो मैं आपको ऑन एंड ऑफ प्रोवाइड करता ही रहूंगा। एग्जाम्स का पैटर्न कुछ ऐसा है आपका। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 80 मार्क्स के आपका पेपर 2 यानी क्वेश्चन आंसर्स वाला होगा। एमसीक्यूज के लिए 30 मिनट्स टाइम होता है जिसमें, और बाकी 2.5 घंटे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स होंगे हर सवाल के लिए। और ये वाला उसूल सिर्फ इस्लामिक स्टडीज नहीं, तमाम पेपर्स के अंदर आपका है। जी शेयर हो। एक तो प्लीज, आप लोगों के जो भी कमेंट्स क्वेश्चंस हैं, होल्ड देम, आई विल गिव यू टाइम टू आस्क दोस। अभी फिलहाल हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। सो एज आई वाज सेइंग कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 30 to 35 मिनट्स होंगे। मैं सिर्फ इस्लामिक स्टडीज नहीं, यहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। याद रखें, आपने जो भी लिखना है ना, वो इसी 30 35 मिनट्स के अंदर लिखना होगा। बहुत इसको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले आपके अंदर बहुत सारे आप समझते हो कि पॉइंट्स रहते हैं जो मैंने लिखने हैं, जिधर 35 मिनट्स हो जाएं प्लीज कंक्लूड करें अपने क्वेश्चन को। और बेशक उन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दें जो कि पॉइंट्स आपके रह गए हैं।
क्योंकि अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम। आखिर में आप पैनिक करेंगे, आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रह जाएंगे, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स परफॉर्मेंस फॉर एन एग्जामिनर। एग्जामिनर इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिकली देखता है अगर आप टाइमली खत्म नहीं करें पेपर और आपने तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हुए। दैट शोज के यू वर डिसऑर्गेनाइज्ड, एंड दैट इज द काइंड ऑफ quality that they do not want from a bureaucrat. So paper आपका, you can either take this in Urdu or either you can take this in English. This is up to you. My preference is always be, my suggestion is के जहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स आप इंग्लिश में दे रहे हैं वहां पे एक और इंग्लिश देने में कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। सो माय सजेशन इज ऑलवेज कि इसको इंग्लिश में ही लिया जाए, बिला वजह एक उर्दू में करके और बाकी 11 पेपर आप इंग्लिश में दें कि क्यों, मतलब अपना वो सीक्वेंस आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अक्सर सवाल होता है आप लोगों का क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें, एंड माय आंसर इज एफपीएससी की वेबसाइट आप खोलेंगे, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स रिक्वायर्ड रीडिंग्स में लिखी हैं सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, रिकमेंडेड रीडिंग्स में नहीं। उनको पढ़ना ज़रूरी है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं वो कौन सी हैं। वो ये हैं, 17 किताबें हैं जो कि एफपीएससी ने कहा हुआ है कि आपने पढ़नी ही पढ़नी है, रिक्वायर्ड रीडिंग्स में लिखा हुआ है, रिकमेंडेड रीडिंग्स में नहीं। ये 17 किताबें। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को? इज द स्क्रीन नॉट विजिबल? विजिबल है। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, आपके पास इस वक्त 12 महीने हैं पेपर के लिए। 17 किताबें पढ़ी जा सकती हैं 12 महीने में? नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन लेकिन एफपीएससी ने तो आपको कहा हुआ है कि ये आपकी रिक्वायर्ड रीडिंग्स हैं, यानी पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ सही बात है, अगर सिर्फ इस्लामियात पढ़ें तो फिर पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन आपके पास 11 सब्जेक्ट्स और भी हैं। तो फिर क्या किया जाए? व्हाट वुड बी द स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट? आप रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ें, बिल्कुल। बिल्कुल। देखें, जो आप लोगों का टाइम है ना, जो आप लोगों का दौर है ये, इसमें एक चीज की बड़ी आसानी है, आप लोगों को ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज मिल जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज क्या करें, ये आपका सिलेबस है। यहाँ लिखा हुआ है डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। इन 17 किताबों की सॉफ्ट कॉपीज अगर आप खोल लें, उनके टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएं और देख लें इससे रिलेटेड कोई चैप्टर है इनमें। अगर हैं वो चैप्टर खोलें, उसमें से पढ़ लें खाली, और बस उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर लें। दैट्स इट। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, वरना आपसे कभी भी नहीं होगा ये। सो दैट इज द स्मार्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट दिस। हाँ, एक टॉपिक अगर 4 से 5 बुक्स में है तो 4-5 चैप्टर्स पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। 4-5 चैप्टर्स तो आप लोग, हार्डली एक दिन लगेगा आपको पढ़ने में। एक दिन भी मतलब अगर बहुत ही स्लो पढ़ते हो आप, वरना तो आई थिंक ये इवन 4 आवर्स वुड बी, 4 to 5 hours वुड बी इनफ फॉर इट।
प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दिस, ये जो आप लोग लाइन वगैरह लगा रहे हैं, ये नोट्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अच्छा, एनी हाउ, ये मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन स्टडी स्मार्टली। ये मैं देखें आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, सीएसएस करते हुए शॉर्टकट्स का ना सोचा करें। मुझे एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हुए हुए हैं, वो मैं पढ़ के चला जाऊं और बस तबाही फेर दूं पेपर में। डजेंट वर्क लाइक दैट। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। इनको 70 साल हो गए आप लोगों के पेपर चेक करते हुए, इन्हें आदत हो गई है इन चीजों की। और इन्हें बिल्कुल देख के पता चल जाता है कि इसने सिर्फ हाफिज करीम दाद चुगताई की किताब पढ़ी हुई है। जब वो आपसे खुद कह रहे हैं कि ये किताबें आप पढ़ें, रिक्वायर्ड रीडिंग्स में लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू आर सपोज टू रीड फ्रॉम दोज बुक्स एंड रेफर टू दोज बुक्स। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आप एक बुक पढ़ेंगे और इस उम्मीद में कि इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, इट जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। आप लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा उन्होंने नहीं बनाया हुआ। यू नीड टू प्रूव देम कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं आपने वो पूरी की हैं। सो हाफिज करीम दाद चुगताई साहब की बुक, इसमें कोई डाउट अच्छी, बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, और उनको इनकी किताब नहीं चाहिए। बाकी कुछ समझना है आपने, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है और आप इधर से समझना चाह रहे हैं, तो जरूर बिल्कुल पढ़ें आपको। अच्छा, नोट्स में अक्सर टेंडेंसी होती है एस्पिरेंट्स की कि हमें किसी के नोट्स मिल जाएं। अक्सर मुझे अप्रोच करते हैं कि सर आप अपने नोट्स दे दें, मेरा जो बैचमेट है, हमारे बैच का जो टॉपर है तला रफीक, उसके नोट्स दे दें, जिसके इस्लामियात में हाईएस्ट नंबर आए उसके नोट्स मिल जाएं। बिल्कुल ले लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसको। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्जामिनर नहीं इंटरेस्टेड ना मेरे नोट्स में है ना किसी और के नोट्स में, वो सबसे ज्यादा आपके इनपुट में, आपकी ओरिजिनलिटी में इंटरेस्टेड होता है। द बेस्ट नोट्स आर द वंस विच यू मेक फॉर योर सेल्फ। और नोट्स बनाने की आदत डालेंगे तो लिखने की आदत होगी आपकी, वरना नहीं होगी। सो मेक योर ओन नोट्स, और अपने पर थोड़ा भरोसा भी रखें कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो सही है, बिकॉज ऑब्वियसली आप बुक से ही पढ़ के बना रहे हैं, कि अपनी तरफ से तो नहीं बना रहे। सो दे विल बी राइट, दे विल बी करेक्ट, दे विल बी एक्यूरेट, सो लॉन्ग एज आप उस बुक को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ नोट्स, सिर्फ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी लेक्चर से, किसी भी लेक्चर से मैं वैसे पर्सनली रेकमेंड करूंगा, और पर्सनली इसलिए क्योंकि ये वो हैं जिन्हें एफपीएससी वाले थोड़ा खुद, जिसमें से वो लोग रेफर करते हैं, वो एक डॉक्टर इसरार अहमद का करते हैं। उसकी वजह ये है कि मौलाना मौदूदी की बुक तो रिकमेंडेड है ना उनके उसमें। सो डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स वो हैं जो कि यूजुअली उन्हीं की बुक से ही वो एक्सप्लेन करते हैं। यू कैन लिसन टू हिज लेक्चर्स। कोई भी नोट्स जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं ले लें, रेफर्ड बुक से ज़रूर लें। और एग्जामिनेशन क्वेश्चन को जहन में रखते हुए अपने नोट्स बनाएं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं लॉन्ग नोट्स, कोई हर्ज नहीं है बनाने में। लेकिन याद रखिएगा कि आपको नोट्स दो तरह की जरूरत होती है ना। एक होता है आपको रिवीजन करने के लिए जरूरत होगी, और एक होते हैं समझने के लिए। समझने के बाद एक गिवन टॉपिक के नोट्स आपने बना लिए, उसके स्मॉल पॉइंटर्स खाली बनाते जाएं, वन लाइनर्स, ताकि जब आप आखिर में रिवीजन करने बैठे तो वो वन पॉइंटर्स जो हैं वो उससे आपको रिव्यू हो जाएगा पूरा। जी, जैसे पढ़ते हैं वे वो ही नोट्स बनाए।
अब कुछ टॉपिक्स इसमें कभी कभी वो पूछ भी लेता है एग्जाम में, और कुछ होते भी हैं कंट्रोवर्शियल। मिसाल के तौर पर अम, कोई सेक्टेरियन टॉपिक पूछ ले वो, जो मसलकी टॉपिक से छिड़ता हो, किसी मसलक की तरफ से वो पूछे। तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हुए? मैं मतलब चलें ओपनली मिसाल दे देता हूँ आपको। फर्ज करें अहले तशय्युई के किसी कॉन्सेप्ट को वो आगे पुट फॉरवर्ड कर देता है। अब क्या करेंगे आप? क्या वुड यू से इट्स अ रॉन्ग बिलीफ, और वुड यू से इट्स अ राइट बिलीफ, द ऑपोजिट इज रॉन्ग? नहीं, ऐसे नहीं करना। देखें, जो आपका जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें जो भी मेजॉरिटी में जिसकी टीचिंग्स हैं, उसको सामने रखते हुए आप आंसर करें। इट इज नॉट योर बिलीफ, बट यू हैव टू स्टिक विद द स्टेट नैरेटिव इन डीलिंग विद कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। उसमें यह है कि आप बहरहाल तबलीग तो कर नहीं रहे हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर पास करने जा रहे हैं। इन डूइंग सो यू हैव टू स्टिक टू द स्टेट नैरेटिव। If any dispute, then mention all perspectives and in the end give your views with reasons. यानी कोई वाकई इख्तिलाफी मसला है जिस पे बड़ा क्लियर कट स्टेट नैरेटिव ना हो, उसमें बेहतर ये होता है कि तमाम पर्सपेक्टिव्स को आप डिस्कस कर लें और आखिर में अपना व्यू दे दें कि आप किसके साथ किसको सपोर्ट करते हैं एंड व्हाट रीजंस आर देयर। अब इसमें मॉडर्निस्ट ट्रेडिशनल ओपिनियंस को भी आप मेंशन करें, इवन इफ यू डिसएग्री विद इट। मॉडर्निस्ट ट्रेडिशनल ओपिनियंस क्या है? मिसाल के तौर पे देर इज अ मॉडर्निस्ट ओपिनियन के इस्लाम में म्यूजिक जायज है। ठीक है, चले मैं आप लोगों को हवाला दे देता हूँ। डॉक्टर गामदी, या आई डोंट नो इज अ डॉक्टर और नॉट, जावेद गामदी, उनका ओपिनियन है, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडर्निस्ट, दैट म्यूजिक इज नॉट प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। और उनके अपने उस पे रैशनल्स हैं, उनकी अपनी इस पर आर्ग्यूमेंट है एक, which may or may not be valid depending upon the perspective of the listener. इसी तरह एक ट्रेडिशनल ओपिनियन भी है, यानी अगर आप जो मदारिस वगैरह हैं वहाँ पे जाएं तो वो बिल्कुल आपको कहेंगे नहीं जी, इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। इसी तरह दाढ़ी का मसला, इस पे भी मॉडर्निस्ट कहते हैं कि दाढ़ी इज नॉट अ मेजर इशू, बट ट्रेडिशनल ओपिनियन से इट इज। सो आपने दोनों व्यूज लिख के आखिर में बता देना है कि आपका अपना व्यू क्या है और वो क्यों है। बस। ट्राई टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच इन डिस्प्यूट्स। इस तरह के डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर थोड़ा सा लेवल हेडेड और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपने चलना है। वो यही होता है, यू मेंशन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड देन डिलीवर योर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर विद रीजंस। अच्छा, ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस जब दे रहे हो तब कोई कंट्रोवर्शियल चीज मेंशन नहीं कीजिएगा। देखिए, आपका हर सवाल जो है ना, उसको जवाब देते हुए स्टार्ट इंट्रोडक्शन से होता है। अगेन, ये वो चीज है जो कि आपके तमाम पेपर्स में इसी तरह ही होगा। आपने इंट्रोडक्शन देते हुए क्वेश्चंस के अंदर जो पूछा है उन्हें उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके मेंशन कर दें, डिस्कस मतलब कर लें कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, और फिर कंसाइज पॉइंट्स उसमें दे दें कि आप क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर मेन बॉडी की तरफ आके उसमें सब हेडिंग्स के थ्रू आपने अपने आंसर्स देने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सब हेडिंग्स की बात हो गई है, या चले हेडिंग्स की बात हो गई है, एक सवाल के अंदर यूजुअली कितनी हेडिंग्स आप लोगों को देनी चाहिए? हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मिला तो?
20, 6 to 7, 10, 12, 15 से 18, 8 से 10। मेरे ख्याल से 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स आप लोग लिख दें, कोई एक तो ठीक होगा। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई है जो समझता है कि हेडिंग्स ना भी दें तो कोई मसला नहीं है? चलें, लेट मी गिव यू अ सिंपल रिस्पॉन्स टू दिस। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वो कितने नंबर का होता है? 20 मार्क्स का होता है। सो मेक श्योर यू गिव 20 हेडिंग्स। आप एग्जामिनर की जिंदगी आसान कर रहे हैं ये करके। आप 20 हेडिंग्स देंगे, एंड लेट्स से कि वो आपकी हर हेडिंग से मुत्तफिक भी है, तो यू माइट एज वेल गेट 20। फर्ज करें 20 में से 15 मानता है, 5 गलत दी हुई है आपने, 15 नंबर फिर भी दे देगा आपको वो, बिकॉज यू आर मेकिंग हिज लाइफ इजी है। हाँ, अगर आप हेडिंग देंगे ही नहीं तो आप खुद थोड़ा अपने ऊपर रख के सोचें। हजारों पेपर चेक करने हैं आपने, और एक पेपर आ गया जिसमें लिखा है, एक किताब लिखी हुई है उसने, आपका देख के ही सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा कि इसको पढ़े कौन बैठ के, बस ठीक है 5 नंबर दे के खत्म करते हैं। इट इज हाउ एग्जामिनर्स वेरी वेल डू दिस। सिर्फ यहाँ के नहीं, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भी। और इस कॉन्टेक्स्ट में ना आपका बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लू इंक और ब्लैक इंक का इस्तेमाल करें आप लोग। मेन हेडिंग्स आपकी ब्लैक में हो, और सब हेडिंग्स बेशक डार्क ब्लू एंड देन लाइट ब्लू से आंसर। डिटेल कितनी होगी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फर्ज करें 20 हेडिंग्स आपने दी हैं और हर हेडिंग एक पेज का लिखा है, तो 20 पेजेस हो जाएंगे आपके, फिर वही किताबचा बन जाएगा। और खुदा ना खास्ता आपने चारों के चार क्वेश्चंस भी इस तरह अटेम्प्ट कर लिए, तो वो 80 किताबें पढ़ के वो भी थक जाएगा, तो ऐसे भी नहीं करना। ऐसे भी नहीं करना कि एक हेडिंग 3 लाइनों की देख के अब आगे चले जाएं। मेंटेन अ बैलेंस, एटलीस्ट लेट्स से कि एक पैराग्राफ दैट कैन बी हाफ अ पेज और इवन 3/4 ऑफ अ पेज, इतनी हेडिंग दे दें बस आप। हाँ, कुछ हेडिंग्स होंगी जो आपको थोड़ी इलेबोरेटिव देनी होंगी, और ये वो होंगी जिसमें एक मेन क्रक्स होगा क्वेश्चन का, जिसके अंदर वो बेशक आप थोड़ी लंबी दे दें। बाकी बेशक छोटी छोटी आप दे दें, हाफ अ पेज और इवन 1/4 ऑफ अ पेज, इस तरह करके। अच्छा, आखिर में ज़रूर कंक्लूशन मेंशन करें। कोई आपका अपना एनालिसिस है वो मेंशन करें, रिकमेंडेशंस हैं उन्हें भी मेंशन करें, ये भी हेडिंग फॉर्म में। कितने पेजेस का आंसर लिखें? आप क्या समझते हैं, कितने पेजेस का आंसर आपको सही लगता है? यस, 5.5 to 6, 5.5 to 7 पेजेस, ये सही है, मुनासिब है। चलें 8 पेजेस भी ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इससे ज्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा एग्जामिनर का, मैंने कहा ना, जितना एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे उतना वो भी फैसिलिटेट करेगा आपको। इसी तरह कोई कोटेशन लिख रहे हैं पेपर के अंदर आप, उसको ब्लैक पेन से मेंशन करते हैं, तो यू सी, दिखने में भी आपका पेपर ऐसा हो कि गिव्स प्लेजर टू द आईज, इट गिव्स प्लेजर टू द वन हु इज रीडिंग, कि देखो कितने दो ही इंक्स इसने यूज की हुई है, इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है, बजाय इसके कि आप ब्लू इंक से पूरा पेपर भर दें और बस एक उसके पास समंदर पड़ा हुआ है लाइनों का, वो उससे भी थक जाएगा। सो और स्पेसेस जरूरी हैं। हेडिंग्स के बीच में आइडियली एक लाइन छोड़ के हेडिंग दें, ताकि वाइट स्पेसेस भी मैटर करती हैं। थोड़ा सा उसको
सांस लेने की भी हो ना उसके लिए। टोटल पेजेस अराउंड 17-18 होते हैं। नहीं, 17-18 नहीं, आई थिंक, सॉरी, 24 होते हैं, यस, 24 होते हैं। सो 24 के हिसाब से इवन इफ यू गो विथ 6 पेजेस ऑफ एन आंसर, तो बस आपकी एक शीट काफी हो जाएगी। राइट। रेफरेंसेस आप चाहें तो मेन बॉडी में दे सकते हैं, मेन बॉडी में नहीं देनी तो एंड में दे दें, लेकिन आई वुड प्रेफर कि मेन बॉडी में दें। आउटलाइन अगर तहरीम इन 30-35 मिनट्स में आप मैनेज कर सकती हैं, ज़रूर दें। नहीं मैनेज होता, डोंट गिव इट। टाइम लिमिट को ज़रूर जहन में रखिएगा, इन्हीं 30-35 मिनट्स में सब कुछ करना है आपने। जी, एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है बिल्कुल, लेकिन याद रखिएगा द बेस्ट परफॉर्मेंस वुड बी कि अगर एक वो 24 पेजेस की शीट में आप सब खत्म कर लें। गिव मी अ सेकंड प्लीज। कहे भी है किसी मौसम कहीं थी। अच्छा, कैन वी डू ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ ईच पर्सन ऑन आंसर शीट एट आफ्टर। जी बिल्कुल, ये तो जरूर करें ना, जो लास्ट पेज है उसको आप रफ शीट के तौर पे यूज कर लें। और ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल करें। देखें, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, यू हैव टू कम अप विद द पॉइंट्स दैट यू आर सपोज टू डिस्कस। ये हम लोग करेंगे जब हम पेपर प्रैक्टिस टेक्निक्स आप लोगों के साथ, राइटिंग स्किल्स की का सेशन मैं लूंगा। दिस इज समथिंग वील डिस्कस इन दैट। सो कमिंग टू द सिलेबस जो कि इस्लामिक स्टडीज का है, सबसे पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डिफरेंट है उससे जो कि आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम को बाकी मजहब से जो डिस्टिंक्शन है वो किन चीज़ों पर है, Islamic beliefs and its impact on individual and society and the fundamental of Islam. I can tell you ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी देता है वो। Islamic worships, spiritual, moral and social impact। देखें, आप लोग आज तक तो पढ़ते आए हैं कि इबादत कैसी हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट रूहानी, अखलाकी और समाजी सतह पर क्या है,
वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सीएसएस की तैयारी में आपको जिसका ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड जो आपका पार्ट है सिलेबस का, दैट इज द स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल, डिप्लोमैट, एजुकेटर, military strategist and peacemaker. तो इस एस्पेक्ट से आपने सीरत पढ़नी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। थर्ड पार्ट आपका है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ women इन इस्लाम। What are the human rights and status of women in Islam? What is the dignity of men and women? Usually इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। Since we have less time, so let me just share the link with you all again.